हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लास्ट लेक्चर में वर्नर्स थ्योरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और वर्नर्स थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। वर्नर्स थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ फेल्यूर पॉइंट्स हैं जिसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। वो पॉइंट्स थे कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें सारे मेटल्स का यूज नहीं किया जा सकता है। ओनली फ्यू मेटल्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। वही इसका आंसर नहीं दे पाया। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उनके डिफिनिट शेप होते हैं। वो ऐसा क्यों होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की मैग्नेटिक बिहेवियर, उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए कुछ नए कंसेप्ट आए, कुछ नए थ्योरी आए। उनमें से है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इनमें से हम लोग फर्स्ट दो थ्योरी के बारे में पढ़ी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो दो थ्योरी है, यानी अब हम लोगों को दो थ्योरी के बारे में स्टडी करना है। इनमें से मैं एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक से समझेंगे सभी लोग। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी according to valence bond theory, there is only coordination covalent bond in between ligand and central metal atom or ion। इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में कहा कि सेंट्रल मेटल एटम्स एंड लिगेंड के बीच में केवल ये कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। और ये कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं? जब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और सेंट्रल मेटल एटम और आयन वैकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पेयर को गेन कर लेता है और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लेते हैं ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है, तो लिगेंड ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और यहाँ पर ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस तरह फर्स्ट पॉइंट में कहा गया कि देयर इज ओनली कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये फर्स्ट पॉइंट में कहा गया। सेकेंड पॉइंट में कहा गया कि जैसे अभी हमने देखा कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है और इसमें इसके फॉर्मेशन में लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को। तो ये सेंट्रल मेटल एटम अपना वैकेंट ऑर्बिटल यूज करता है इस इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि लिगेंड डोनेट करते हैं उसे गेन करने में। तो अब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, कौन से वैकेंट ऑर्बिटल का यूज करेंगे? तो सेंट्रल, इसके बारे में सेकंड पॉइंट में बताया कि सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, यूजेस ओनली प्योर वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल
एंड अल्टीमेट वैकेंट ऑर्बिटल्स। यानी ये जो मेटल है वो पेनल्टीमेट से, यानी कि आउटर मोस्ट सेल से एक अंदर वाली सेल n-1 सेल का d ऑर्बिटल यूज करता है और आउटर मोस्ट सेल का ऑर्बिटल्स यूज करता है वैकेंट ऑर्बिटल जैसे, और वो आपस में मिलकर के इंटरमिक्सिंग करता है और इंटरमिक्सिंग कर करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करता है। इसको मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करता है। तो कौन से ऑर्बिटल में वो गेन करेगा, ठीक है। तो इसने सेकंड पॉइंट में बताया सेंट्रल मेटल एटम और आयन यूजेस प्योर वैकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑफ पेनल्टीमेट डी सबसेल एंड अल्टीमेट सबसेल्स। तो इनर डी सबसेल्स और आउटर सेल्स के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का यूज करता है और वो सारे ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो करके जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वो आपस में ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो करके वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं वही वैकेंट ऑर्बिटल्स में ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट करता है। यानी यहाँ पर हो गया मेटल्स यूजेस इट्स वैकेंट प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट d subset and ultimate subsets in intermixing to give equal number of hybrid orbitals। अब जैसे इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल यूज करेंगे, देखिए। तो सेंट्रल जो मेटल एटम है वह मेटल एटम यूज करेंगे n-1 d ऑर्बिटल और ns np nb इतने ऑर्बिटल्स का यूज करेंगे और ये आपस में इंटरमिक्स होकर के, ठीक है, इंटरमिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो कि वैकेंट होंगे, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और इसी वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ये जो लिगेंड्स है वो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अब ये जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, अब देखिए, तो इससे पता चला कि पहले जो मेटल में इनर पेनल्टीमेट सेल n-1 d सबसेल है और आउटर मोस्ट सेल में ns np nd जो सेल है ये आपस में इंटरमिक्सिंग होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। और इसी वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो कि मेटल के गेन्स इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। और जब वो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर लेते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो जब रिपेल करते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो उस एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए वो स्पेस में इस तरह से अपना ओरिएंटेड हो जाते हैं कि उनके बीच का रिपल्सन कम हो जाए और उनके बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए और उस सिचुएशन में जाकर वो अस्टेबल हो जाते हैं। यानी वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स गेन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय ligands and repelling from each other and finally adjust in 3D orientations which corresponds to less repulsion and high attractions। तो इस तरह से वो अट्रैक्ट होकर के एक ज्योमेट्री वो एक्वायर कर लेते हैं। नेक्स्ट ये थर्ड टाइप में हो गए। थर्ड पॉइंट्स में क्या होगा, लिगेंड्स और ये वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स गेन इलेक्ट्रॉन पेयर
donated by ligands and repelling each other and finally adjust in 3D orientation which corresponds to least repulsion and more attraction. ऐसा। तो अभी तो ये बात हो गया कि सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स के बीच में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बनाने के लिए लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन वैकेंट ऑर्बिटल में उसको गेन करता है। कौन से वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं? वो हाइब्रिड वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। हाइब्रिड वैकेंट ऑर्बिटल्स को बनाने के लिए प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का यूज होता है। वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पेनल्टीमेट डी सब सेल का होता है और अल्टीमेट सेल का होता है, और वो इक्वल नंबर में इस इक्वल एनर्जी वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसमें ही लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट करता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, तो एक दूसरे को वो रिपेल भी करते हैं, जिनके कारण अल्टीमेटली क्या होते हैं, वो इस डायरेक्शन में एडजस्ट हो जाते हैं 3D ओरिएंटेशंस में, जिसमें कि रिपल्सन लिस्ट हो जाए और अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाए। इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट 4, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस आर पॉसिबल। हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि जब ये इंटरमिक्सिंग हो गए तब ये हाइब्रिडाइजेशन हो गए। अब इंटरमिक्सिंग में जैसे मान लेते हैं फर्स्ट टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, ठीक है। पहला हाइब्रिडाइजेशन sp, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होंगे और इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो इस तरह के होते हैं, इस तरह से। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यहाँ पर ये लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ भी लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा सेकंड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन होंगे sp2 और ये इसको बोलते हैं लीनियर बॉन्ड एंगल। आपको पता है ये 180 डिग्री का होगा और इसमें sp2 में ये ऐसे होंगे, ऐसे। ये सभी में लिगेंड हो गए, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का ट्राइगोनल प्लानर हो गए, इसका शेप और ज्योमेट्री। नेक्स्ट थर्ड टाइप का हाइब्रिडाइजेशन इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अब ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होंगे तो इसके शेप और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होंगे, ठीक है। अब इसमें जो 3 ऑर्बिटल्स है वो डिफरेंट टाइप्स के 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे देखिए पहला कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में यानी 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है इंटरमिक्सिंग में, तो ये एक s का हो सकता है, s, ठीक है। फिर एक हो सकता है px, फिर होता है p, फिर हो सकता है pj।
तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 और इसका शेप और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ऐसा। दूसरा ये हो सकता है कि ये जो इनर डी ऑर्बिटल्स है ये जो ये सब सारे आउटर मोस्ट शेल के हैं, ns है, np है, np बाई npz है। अब ये दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है n-1 dx बाई n-1 dyz n-1 dxz और ये n is इन्वॉल्व, तो फिर भी इसका शेप और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगा। लेकिन यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होंगे तो देखिए यहाँ इनर डी का 3 है और एस का 1 है, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन होंगे D3s। तो हाइब्रिडाइजेशन जब D3s है तो वो भी उसका शेप और ज्योमेट्री क्या होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे। नेक्स्ट अब ये ऐसे है कि D का एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व dx² एक ऑर्बिटल ये n-1 का है, n-1 dx² y² इन्वॉल्व, और ये ns हो, npx हो और npy हो। तो यहाँ भी देखिए टोटल 1 2 3 और ये 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए। तो यहाँ पर होगा ds यानी d का एक ऑर्बिटल, s का एक है, p का 2, तो dsp2, ठीक है। और इस सिचुएशन में इसका जो शेप और ज्योमेट्री होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर, नॉट टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 3 ऑप्शन है। जब एक इन सारे 4 ऑर्बिटल्स, ऑल 4 ऑर्बिटल्स, ठीक है, आर इन्वॉल्व, all 4 orbitals of the outermost shell orbitals are involved in intermixing, then hybridization would be sp3। a d का 3 इनर d का 3 ऑर्बिटल्स और एक s ऑर्बिटल बाहर का इन्वॉल्व outermost shell का, तो d3s। तो यहाँ इस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन होंगे और इसके स्क्वायर प्लानर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5, फोर्थ ऑप्शन। जब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, तो 5 में 5 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे इंटरमिक्सिंग में, ठीक है। तब इसमें चलिए ये ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो इसमें सारे यदि आउटर मोस्ट सेल वाली इन्वॉल्व है, यदि ये 5 है तो इसका शेप और ज्योमेट्री होंगे TBP ऐसे। हाइब्रिडाइजेशन होंगे, डिफरेंट टाइप्स के इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन इसमें पॉसिबल होंगे उसको हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे देखिए NS NPX NPY NPZ सारे आउटर मोस्ट सेल हैं, और फिर ये NDZ², S का 1 P का 3 D का 1, यानी sp3d1। तो इसका शेप और ज्योमेट्री TBP, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। आपको पता है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल कैसे होते हैं। नेक्स्ट ये जो हमने यहाँ देखा कि आउटर मोस्ट सेल का d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो इधर यदि इन्वॉल्व हो ऐसा n-1 dz², ठीक है। फिर उसके बाद है ns, ठीक है, फिर npx npy npz ऐसा। तो देखिए एक ऑर्बिटल p का 3 ऑर्बिटल, ये s का 1 ऑर्बिटल, तो टोटल dsp3 तो इसका भी जो होगा TBP होगा। यहाँ भी देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ही है, 1 2 3 4 5 ही, ठीक है। 5 ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व हुए, यानी 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड 5 ही होंगे, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 5। नेक्स्ट एक और ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में कि जब यहाँ पर ये जो हम लोगों ने देखा कि यहाँ dz ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, तो यहाँ dx² y² भी तो हो सकता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है अदर कि ये ns हो, npx हो,
एन पी वाई हो, एन पी जेड हो, और ये एन बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो, एक ये ऑप्शन। दूसरा हो सकता है कि ये इनर एन माइनस वन बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो, एन एस हो, एन पी एक्स हो, एन पी वाई हो, देन एन पी जेड हो। तो इस सिचुएशन में यहाँ भी हो गया एस पी थ्री डी वन, और यहाँ भी हो गया डी एस पी थ्री। देखिएगा दोनों, तो एस पी थ्री डी वन, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है। ये दोनों यदि ऐसा होगा तो इस सिचुएशन में इसका जो शेप और ज्योमेट्री होता है वो स्क्वायर पिरामिडल होता है, ऐसा। तो ये आपको याद रखने है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो उसमें एस और पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं इंटरमिक्सिंग में, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं sp sp, इसमें 3 बनाएंगे sp2 sp2 sp2, इसमें 4 बनाएंगे sp3 sp3 sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 3 ऑप्शंस है, ns npx npy npz, यानी सारे ऑर्बिटल्स जो है वो इंटरमिक्सिंग में आउटर मोस्ट सेल वाले पार्टिसिपेट करते हो। दूसरा इनर डी का 3 करते हो, और एस का आउटर मोस्ट सेल का एक ऑर्बिटल एस करते हो पार्टिसिपेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले में, 3 में, 4 में और 5 में कितने ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले का ऑप्शन देखते हैं, उसमें क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो कितने तरह के इसमें ऑप्शन बनते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसमें 2 ऑप्शन बनते हैं, जैसे n माइनस 1 बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन्वॉल्व हो, या n माइनस 1 बी जेड स्क्वायर इन्वॉल्व हो, ठीक है, और ये एन एस इन्वॉल्व हो, और एन पी एक्स इन्वॉल्व हो, और एन पी वाई इन्वॉल्व हो। टोटल 6 है तो एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 हो गए, 5 हो गए, एक और बच गए एन पी जेड। तो यहाँ पर क्या होगा D2 SP, D2 एक और एक ये 2 SP3, D2 SP3, और ये होंगे ऑक्टाहेड्रल, इसकी शेप और ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। दूसरी बात ये ऐसे भी हो सकते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में फर्स्ट ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन हो सकते हैं कि यहाँ पर ये जो डी ऑर्बिटल जो इनर ये जो है ना वो ये इनर डी सबसेट है, इनर डी सबसेट इसमें पार्टिसिपेट किया। यदि आउटर डी सबसेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो ऐसा हो सकता है NS, NPX, NPY, NPZ, फिर ये हो जाएंगे ND एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
और n d z स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे sp3d2, तो भी ये ऑक्टाहेड्रली होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो d ऑर्बिटल है वो आउटर मोस्ट शेल का है, आउटर मोस्ट शेल का, ये डी सबसेल, और ये इनर डी सबसेल्स, ये आउटर मोस्ट डी सबसेल्स, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल का है ये इनर सर्कल। तो जब ऐसे बनाते हैं तो इसको बोलते हैं इनर कॉम्प्लेक्स और इसको बोलते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स। तो इसको इस सिचुएशन में ये जो बना इसको हम लोग इनर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इनर कॉम्प्लेक्स, और इसको कहते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स, आउटर कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखिएगा। जिसमें इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको इनर कॉम्प्लेक्स, और जिसमें आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं वो होंगे आउटर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट अब आप यहाँ देखिए तो ये इनर और आउटर, ये जो इनर कॉम्प्लेक्स होते हैं उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं लो स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया जो लिगेंड जो होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप डालेंगे 4, 5, 6 जो भी होगा, 5 मैं यहाँ 5 दे रहा हूँ, ठीक है, 5 फिफ्थ पॉइंट्स। इन्हें कहा कि लिगेंड दो तरह के होते हैं, there are two types of ligands. One ligand is a strong field ligand और other is weak field ligand. अब ये strong field ligand और weak field ligand क्या होता है उसको समझते हैं। A strong field ligand, ठीक है, is able to pairing the electrons which are present in inner d subset, ठीक है, तो it is able to pairing the electrons present in inner d subset, inner d subset, ऐसा। जबकि weak field ligand it is not able to pairing the electrons in inner d subset, inner d subset। तो अब जैसे अभी यहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि जब इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो वो इनर कॉम्प्लेक्स बनता है, और जब आउटर पार्टिसिपेट करता है तो आउटर कॉम्प्लेक्स बनता है। तो कब इनर होगा कब आउटर होगा, तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे तो इस सिचुएशन में इनर होंगे, और जब वीक फील्ड होंगे तो इस सिचुएशन में आउटर कॉम्प्लेक्स बनेंगे, यानी वीक फील्ड के कंडीशन में आउटर कॉम्प्लेक्स बनेंगे, आउटर कॉम्प्लेक्स, और स्ट्रॉन्ग फील्ड के कंडीशंस में इनर कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इनर कॉम्प्लेक्स। यानी अब इससे ये पता चल रहा कि इनर कॉम्प्लेक्स की कंडीशन में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहलाता है। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे किसी कॉम्प्लेक्स में तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे, जब वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा लिगेंड दो तरह का होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया, इसको आप याद रखेंगे 6 पॉइंट, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे बिहेव करते हैं, और नाइट्रोजन एंड कार्बन दो बिहेव एज ए वीक फील्ड लिगेंड्स, ये दिमाग में रखेंगे। ऑक्सीजन फ्लोरीन एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड, नाइट्रोजन एंड कार्बन बिहेव एज अ वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक है।
नेक्स्ट, तो ये हम लोगों ने देखा कि लिगेंड्स किस तरह से कौन से लिगेंड किस तरह से बिहेव करेंगे, उसको हमने देखा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ हाइब्रिडाइजेशन का, जिसमें कैसे इंटरमिक्सिंग होता है उसको मैं दिखाता हूँ। जैसे एक कॉम्प्लेक्स मैं लेता हूँ, जैसे CR। नेक्स्ट 7th पॉइंट यहाँ मैं लेता हूँ, 7th पॉइंट। एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है NH3 होल 6 और ऐसा है यहाँ 3+, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इस कॉम्प्लेक्स में आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, ऐसा दिखाएगा ये लोअर स्पिन है या हाईएस्ट स्पिन है, ठीक है। इनर डी कॉम्प्लेक्स बनाता है, आउटर डी कॉम्प्लेक्स बनाता है। दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इस क्रोमियम का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है। ये पूछा जाएगा इसमें, इस मॉलिक्यूल में क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसका शेप और ज्योमेट्री क्या है, ठीक है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ठीक है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सारी बातों का आंसर आप कैसे देंगे उसको हम लोग सीखने जा रहे हैं, तो ठीक से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इन सारी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए इस CR का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्रोमियम का इस कॉम्प्लेक्स में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करेंगे।